नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप सब। हिंदी में हमने इकाई 1 से लेकर 6 तक का अभ्यास भी यहाँ पर किया है और आपने खुद भी इन सारी इकाइयों का अभ्यास किया ही होगा, है ना। आज हम उन्हीं इकाइयों का एक बार फिर से पुनरावर्तन करने वाले हैं और साथ ही साथ इन इकाइयों के जरिए हमने भाषा सज्जता की जो भी बातें सीखी है उनके बारे में भी यहाँ पर पुनरावर्तन के जरिए हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि भाषा सज्जता की जो भी जानकारियाँ हमने प्राप्त की थी या जो भी समझ हमने बनाई थी उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस प्रकार से पुनरावर्तन के जरिए उन्हीं इकाइयों और भाषा सज्जता से जुड़ी हुई इन्हीं प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले इकाइयों के माध्यम से, यानी कि हमने इकाई 1, 2, 3 इसी प्रकार से 1 से लेकर 6 तक की इकाइयों में क्या पढ़ा और कौन सी महत्वपूर्ण बातें उन इकाइयों के जरिए हमने सीखी है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए ज़रा, इस इकाई का नाम क्या है। हाँ, चित्र के संग संग, यानी कि चित्र को देखा था आपने और ऐसा ही एक चित्र इस इकाई में दिया गया है। यानी कि जब टायर फटा उससे पहले वाली घटना और टायर फटने के बाद जो घटना हमें देखने को मिलती है उसका पूरा वर्णन आपने इन इकाई में दिए गए प्रश्नों के जरिए किया है। इसी प्रकार से दूसरी जो इकाई है, चित्र को देखकर आपको पता चल गया कि ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रार्थना गीत है, तब याद तुम्हारी आती है। और कब कब हमें प्रभु की याद आती है। यहाँ पर कुदरत के जो भी नज़ारे हमें देखने को मिलती है तब हर एक वक्त हमें किसकी याद आती है, तो प्रभु की याद आती है। आइए तीसरी इकाई हमने कौन सी सीखी थी, तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही मज़ेदार कहानी आपने पढ़ी है ना। कुत्ते की वफादारी और लाखा और कुत्ते में जिस प्रकार का प्रेम था और उसके कारण लाखा ने अपने कुत्ते की याद में क्या बनवाया था, हाँ, समाधि भी बनवाई थी। और वह समाधि आज भी कौन से नगर में स्थित है, हाँ, राधनपुर नगर में स्थित है। आइए चौथी इकाई हमने कौन सी सीखी थी। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कथनी और करनी। हमने यहाँ पर यह सीखने का प्रयत्न किया था कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। पांचवी कौन सी इकाई थी, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, हिंद देश के निवासी। और ये तो बहुत ही मज़ेदार कविता है और हमें इस कविता से यही सीखना है कि हमें भाई आपस में भाईचारा रखना है। आइए अगली कौन सी इकाई पढ़ी थी ये भी देख लेते हैं। हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वैसे तो विक्रम साराभाई से आप अच्छी तरह से परिचित हैं और ये तो बड़े महान वैज्ञानिक हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इकाई 1 से 6 तक के बारे में कुछ मुख्य बातें जानने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। हम अच्छी तरह से भाषा को सीखकर व्यावहारिक रूप से उसका उपयोजन कर सके और उपयोजन हेतु हमने भाषा के कई सारे व्याकरण के नियम या व्याकरण के जो भी मुद्दे हैं उनका परिचय यहाँ पर प्राप्त किया है और उससे जुड़े हुए अभ्यास और स्वाध्याय भी आपने किए हैं। आज मैं ऐसा ही एक अभ्यास यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ जो हम मिलकर यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए और हो सके तो अपनी कापी और पेन भी तैयार रखिए। तो मैं यहाँ पर पहले आपको कुछ शब्द दिखाता हूँ, आपको मेरे साथ शब्दों को पढ़ना है और सोचना भी है कि भाई ये किस प्रकार के शब्द हैं। सूचना आपके लिए यह है कि संज्ञा के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यानी अब तो आप समझ गए हैं कि मैं जो भी शब्द आपको दिखाने वाला हूँ वे सारे संज्ञा शब्द हैं। तो आइए पहले इन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है कुत्ता, आपको मेरे साथ पढ़ना भी है और अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिखना भी है। देश, अहिंसा, भारत, गाय, दया, घोड़ा, गंगा, चेतक, सेना, हिमालय, प्रार्थना, पर्वत, गांधीनगर, नदी, वेदांत, भीड़, विनम्रता, गुजरात, दल, स्त्री, सभा, प्रेम। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को पढ़ा और सूचना से तो आप अवगत हो चुके हैं कि इन शब्दों को हमें संज्ञा के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करना है।
और संज्ञा के प्रकार के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, क्योंकि हमने उसका बार बार अभ्यास यहाँ पर किया है। तो आइए अब इन शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार हम एक तालिका में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि हमने संज्ञा के कौन कौन से प्रकार के बारे में सीखा है। तो संज्ञा का एक प्रकार है व्यक्तिगत संज्ञा, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो यहाँ पर हमने जो भी शब्द पढ़े हैं इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द भी है, जातिवाचक संज्ञा के शब्द भी है। और इसका तीसरा जो एक प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, तो इसके भी शब्द वहाँ पर है, लेकिन आपको खोजना है कि कौन कौन से शब्द है। और चौथा जो प्रकार यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा, यानी कि इन चारों प्रकार के शब्द यहाँ पर हमने पढ़े हैं, लेकिन हमें तय करना है कि भाई इन शब्दों में से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन से समूहवाचक संज्ञा है, कौन से शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार वही यादी दिखाता हूँ। आपको इन शब्दों को एक बार फिर से देख लेना है कि भाई हमने जो पहले सूची देखी थी वही शब्द है, और इनमें से अब कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक होंगे, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो आप तैयार हैं, आपकी कापी और पेन भी तैयार है। तो शुरुआत करते हैं और बताइए मुझे कि भी चलिए, पहला शब्द यहाँ पर है कुत्ता। यह कुत्ता शब्द कौन सी संज्ञा का प्रकार है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? हाँ, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक है? तो पूरे संसार की कुत्तों की जो भी जातियां हैं उनके लिए एक ही शब्द है, उनकी पहचान एक ही है कि भाई कुत्ता। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक शब्द है। अब जो दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है देश, तो अब आपको यह सोचना है कि यह कौन से प्रकार का है। हाँ, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है ना। कई सारे विश्व में देश है और उसमें से एक देश यानी कि हमारा देश। तो देश कहते हैं, लेकिन जब देश का नाम लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। अगला जो शब्द है गंगा, तो अब ये कौन सा प्रकार हुआ? हाँ, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जब हम गंगा कहते हैं तब गंगा नदी की बात करते हैं, तब एक ही नदी है कि जिसका नाम क्या है? गंगा है, यानी कि हम व्यक्तिगत रूप से उसी नदी के बारे में बता रहे हैं। या अगर किसी का नाम है गंगा तो भी हम उसकी ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आइए, अगला शब्द है हिमालय। अब तो आप समझ चुके हैं, यानी कि हिमालय भी क्या है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि हमारा बहुत बड़ा पर्वत है, लेकिन हिमालय उसका नाम है। पर्वतों के भी नाम है, यह हमें पता है ना। तो हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला जो शब्द है यह है सभा। को हम इन चारों में से कौन से प्रकार में रखेंगे? जरा आपको यह सोचना है कि सभा ऐसा शब्द है जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ एक और शब्द भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, पर्वत। अभी हमने हिमालय का उदाहरण देखा, हिमालय पर्वत का ही नाम है, लेकिन जब हिमालय कहते हैं तो हमें भारत के उत्तर में स्थित हिमालय ही दिखता है, और जब पर्वत कहते हैं तो आपके गांव का पर्वत भी आप देख सकते हैं, और गुजरात में भी कई सारे पर्वत हैं, और पूरे देश में भी, विश्व में भी कई सारे पर्वत हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। यानी कि पर्वत जातिवाचक संज्ञा है और हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे का शब्द देखते हैं टोली। तो जैसे सभा उसी प्रकार से टोली भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि टोली जब इकट्ठी होती है तो कई कारणों से इकट्ठी होती है, लेकिन उसमें भी कई सारे व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है, इसीलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है अहिंसा। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के संज्ञा शब्दों के बारे में तो देखा है, लेकिन अब ये शब्द है अहिंसा। तो सोचिए जरा, अहिंसा क्या है? भाव है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा का प्रकार है ना। तो इसी प्रकार से आगे वाले शब्दों को भी हमें जमाना है, रखना है। तो देखते हैं, अगला शब्द है भारत। अब सोचिए कि भाई भारत किसका नाम है? हाँ, हमारे देश का नाम है। तो अब भारत शब्द क्या हुआ? हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ।
इसी प्रकार से हर एक देश के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अगला शब्द है घोड़ा। एक प्राणी है, लेकिन जिस प्रकार से कुत्ता एक जाति है, उसी प्रकार से घोड़ा भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा ही होगा। लेकिन हम किसी घोड़े के बारे में या उसके नाम के बारे में बता रहे हैं, तब उसका नाम भी क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये भी हमें यहाँ पर समझना है। इसका उदाहरण भी हम आगे देखने वाले हैं। अगला शब्द है दया। तो अब दया क्या हो गया, भाव हो गया। तो यहाँ पर दया क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, यानी कि एक भाव है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब अगला जो शब्द है चेतक, तो किसी का नाम है, और ये किसका नाम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। हाँ, ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और किसी का भी हो सकता है, लेकिन चेतक नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे का उदाहरण देखते हैं। प्रार्थना, आप हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं जुड़ी हुई है, इसीलिए ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद एक शब्द है भीड़, तो यह है समूहवाचक संज्ञा। अगला है प्रेम, हाँ, तो ये भाववाचक संज्ञा ही है। और अंतिम जो शब्द है दल, दल का अर्थ भी होता है समूह, है ना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि शब्द तो कई सारे होते हैं, लेकिन संज्ञा के प्रकार के आधार पर अगर हमें उन्हें वर्गीकृत करना है, तब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, नदी, पर्वत, स्थान आदि के जो नाम हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उनकी जो पहचान है, उनके लिए हम व्यक्तिगत संज्ञा यानी कि व्यक्तिगत नाम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप सामने बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई 5 लड़के खड़े हो, है ना, तो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि लड़कियाँ खड़ी हो, तो मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो मैं नाम नहीं ले रहा, है ना। अगर मैं नाम लेता हूँ तो व्यक्तिगत रूप से किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लड़के और लड़कियाँ कह रहा हूँ, तो यह क्या है, जाति है। उसी प्रकार से गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, जो भी यहाँ पर जातियाँ हैं, और जब जाति की बात करते हैं, जैसे कि पर्वत, नदी, देश, है ना, तो ये सारी जाति है। इसलिए ऐसे जो भी शब्द है, यानी कि जिनसे हम पूरे समूह को पहचानते हैं, तो ये क्या है, जैसे कि गांव, तो गांव हर एक गांव है, इसलिए गांव क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। और समूह, यानी कि जब भी हम समूह की बात करते हैं, समूह से जुड़ी हुई बात करते हैं, तब ऐसे जो भी शब्द हैं जिसमें हमें एक समूह देखने को मिलता है, यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा के शब्द है। और इसी प्रकार से अंतिम जो प्रकार हमने देखा, यानी कि भाववाचक, कि जिसमें भाव जुड़े हुए हैं, जैसे कि अहिंसा, दया, प्रार्थना, प्रेम, विनम्रता, ऐसे जो भी भाव हमें यहाँ पर जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये कैसे हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पुनरावर्तन में आज हमने जिन इकाइयों की पढ़ाई की है, उनके बारे में तो मोटी मोटी बातें जानी ही जानी, साथ ही साथ संज्ञा के प्रकार के बारे में भी कुछ शब्दों के उदाहरण से जानने का प्रयत्न किया। अब आपको अपने घर बैठे ही आपकी किताब में से ही ऐसे शब्दों को लेना है और इन्हीं 4 प्रकार में वर्गीकृत करना है, ताकि आप अच्छी तरह से संज्ञा और उसके प्रकारों को जान सके, समझ सके। अगली बार हम जब मिलेंगे, तब भाषा सत्ता के साथ जुड़ी हुई ऐसे ही कुछ अन्य बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं।